Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि शू यान एक नए ऑफिस में आईडी कार्ड बनवाने जाती है। वहां उससे पुराना आईडी कार्ड मांगा जाता है और वह तुरंत दे देती है। लेकिन उसके दिल के अंदर एक और कहानी चल रही होती है। वह सोचती है, मेरा नाम शू यान है। मेरी जिंदगी बहुत कठिन रही है। जब मैं पैदा हुई तो मेरे माता पिता मेरे साथ थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे कैंसर है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मुझे मेरी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। अब मैं किसी तरह उस बीमारी से ठीक तो हो गई हूँ, लेकिन अब मैं अपनी पुरानी पहचान के साथ आगे नहीं जी सकती। इसलिए मैं अपना नाम और पहचान बदल रही हूँ। अब मेरा नाम शुयन होगा। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, जिस दादी ने मुझे इतना कष्ट सहकर पाला है, उन्हें मैं अब एक अच्छी जिंदगी दूं। इसके बाद सीन बदलता है और एक अमीर घर में शुयन अपने नए माता पिता के रूप में दो लोगों के साथ बैठी दिखाई देती है। तभी सामने हमारी कहानी का शेन बैठा होता है और खुशी से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया शुयन, मुझसे शादी करने के लिए। शुयन अपने नकली माँ बाप को लेकर शेन के घर आती है। सब लोग बैठते हैं तो शुयन के साथ आए दोनों लोग मुस्कुराकर कहते हैं, अरे हमें क्यों धन्यवाद बोल रहे हैं, हमें ही शुक्रिया कहना चाहिए। आपके जैसे बड़े घराने में हमारी बेटी को जगह मिल रही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। वैसे भी आजकल हमारी बेटी का ध्यान रखने का समय हमारे पास नहीं होता। हम दोनों एक बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और रिसर्च में हमेशा बिजी रहते हैं। यह सुनकर शेन की माँ थोड़ी चौकन्नी हो जाती है और तुरंत पूछती है, ओ अच्छा, आप दोनों बड़े यूनिवर्सिटी में काम करते हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी? तभी नकली माँ बाप झिझकते हुए कहते हैं, जी, उस यूनिवर्सिटी का नाम सपारा है। यह सुनकर शेन की माँ हंसकर कहती है, अच्छा, सपारा यूनिवर्सिटी, मैं वहां अक्सर गई हूं। वहां तो बहुत सारे वेस्टर्न रेस्टोरेंट हैं, लेकिन मुझे तो हमेशा उस गली के मोड़ पर बना चीनी रेस्टोरेंट ही पसंद आया है। वहां की मेन डिश पता है ना आपको? यह सुनते ही नकली माँ बाप थोड़ी देर के लिए सन्न रह जाते हैं। असल में वे न तो शू यान के असली माता पिता थे और न ही किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। शू यान ने उन्हें बस इसीलिए साथ लाया था ताकि अमीर परिवार में जगह बना सके। मगर समझदार शू यान ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि शेन की माँ ऐसे सवाल जरूर करेंगी। इसलिए उसने अपने नकली माँ बाप को पहले से ही उस यूनिवर्सिटी में ले जाकर वहां के रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीजें और वहां पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में पूरी तैयारी करवा दी थी। इसलिए वे तुरंत संभल कर कहते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वहां का क्रैब ग्रेवी तो कमाल का होता है। यह सुनकर सब माहौल हल्का हो जाता है। लेकिन शेन की माँ इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए कहती है, सही है, आप सब कुछ ठीक बता रहे हैं, मगर एक बात समझ नहीं आई। आप कह रहे हैं कि आप सपारा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेकिन मैंने उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी, वहां आपके नाम कहीं नहीं दिखे। ऐसा क्यों? शेन की माँ ने पहले से ही उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख ली थी, इसलिए उन्हें शक हुआ। लेकिन शू यान ने पहले से अपने नकली माँ बाप को समझा दिया था कि प्रोफेसरों के नाम तो वेबसाइट पर होते हैं, रिसर्च करने वालों के नहीं। इसलिए नकली माँ बाप तुरंत कह देते हैं, हम लोग प्रोफेसर नहीं हैं, हमें पढ़ाने का काम नहीं दिया गया, हम तो सिर्फ रिसर्च पर्पस से यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इसलिए हमारे नाम वेबसाइट पर होना ही नहीं चाहिए। यह जवाब सुनकर वहां मौजूद शेन और उसके माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं और सोचते हैं कि सच में यह लड़की अमीर घराने की है। तभी शू यान की माँ अपने बैग से किताब निकाल कर दिखाती है, यही वो किताब है जिसे पापा ने लिखा है, आप इसे पढ़कर देखिए। फिर बताती है कि उसके पापा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में हैं। उसने दो किताबें दिखाई, एक में उनके पापा का ऑटोग्राफ था और दूसरी में नहीं। जिस ऑटोग्राफ को देखकर ही लगता था कि किसी बहुत पढ़े लिखे इंसान ने साइन किया है। शेन की माँ हंसते हुए बोली, मेरी किताब में आपने साइन नहीं किया।
मुझे भी अपना साइन करके दीजिए। फिर पेन पकड़ाकर सामने कर दिया। पापा ने तुरंत सही ढंग से साइन कर दिया। पापा को पहले से ही बहुत प्रैक्टिस करवाई गई है ताकि उनका साइन एकदम परफेक्ट लगे। कुछ देर बाद सब साथ में खाने बैठते हैं। तभी शेन की माँ शू यान को अकेले बुलाकर धीरे से पूछती है, तुम्हें तो अंडा बिल्कुल पसंद नहीं है ना? यह सुनते ही शू यान का चेहरा बदल जाता है। वह हिचकिचाकर हाँ कह देती है। तब शेन की माँ मुस्कुराकर फिर पूछती है, अच्छा, लेकिन तुम्हारे पापा मम्मी ने तो तुम्हारी प्लेट में अंडा रखा था। अगर वे सच में तुम्हारे माता पिता हैं, तो उन्हें तो यह पता होना चाहिए कि तुम्हें अंडा पसंद नहीं। उन्हें इतना भी नहीं पता। यह सुनते ही शू यान का मन अंदर से घबरा जाता है। अब तो मैं पकड़ी गई। तभी शेन की माँ गंभीर होकर कहती है, देखो, चाहे तुम कितनी भी प्लानिंग क्यों न कर लो, झूठ को सच में कभी नहीं बदल सकती। यह सुनकर शू यान रोने जैसी हालत में आ जाती है और कहती है, माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था। शेन की माँ तुरंत पूछती है, झूठ? किस बात का झूठ? शू यान गहरी सांस लेकर सच बताती है, असल में मैं बचपन से अपनी दादी के साथ पली बड़ी हूँ। मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर विदेश चले गए थे। कहते थे कि उन्हें रिसर्च करनी है, इसलिए मेरे और उनके बीच कोई खास रिश्ता नहीं रहा। इस शादी के लिए ही मैं उन्हें बुलाकर लाई हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि बचपन से मैंने उन्हें बहुत मिस किया है। शायद इसी वजह से आज भी मैं उनसे खुलकर बात नहीं कर पाती। यह कहते हुए उसकी आंखों में सच्ची तकलीफ और बेबसी साफ झलकने लगती है। शेन की माँ उसकी बातें सुनकर मान जाती है और कहती है, अच्छा, तो बचपन से तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ ही नहीं थे? हाँ, इसीलिए मुझे असली माँ बाप का प्यार कैसा होता है कभी समझ ही नहीं आया। शू यान रोकर जवाब देती है। तभी शेन की माँ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, चिंता मत करो, मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह ही है। हम भी काम के कारण उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए, इसलिए वह भी अक्सर अकेलापन महसूस करता है। लेकिन याद रखना, माँ बाप चाहे जो करें, आखिर में सब कुछ अपने बच्चों की भलाई के लिए ही होता है। यह सुनकर शू यान राहत की सांस लेती है और सोचती है, आखिरकार इन्होंने यकीन कर लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद शू यान को एक फोन कॉल आता है। दूसरी तरफ से उसे बताया जाता है, आपने हमारे कुकिंग शो की होस्टिंग के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। यह सुनते ही शू यान का मन टूट जाता है और वह गुस्से में वहां से निकलकर अपने वर्क प्लेस पहुंचती है। असल में एक टीवी कुकिंग शो चल रहा होता है, जहां वह प्लानर के तौर पर काम करती है। मगर उसका सपना तो शो की होस्ट बनने का था, इसलिए उसने आवेदन किया था, पर रिजेक्ट हो गई। इसी बीच शो की असली होस्ट उसके पास आकर ताना मारती है, क्या सोचती हो तुम? खुद को बहुत बड़ी स्टार समझती हो? जब मैं यहाँ हूँ तो तुम होस्ट के लिए अप्लाई कैसे कर सकती हो? याद रखो, तुम्हारा काम सिर्फ प्लानर का है, उसे ठीक से क्यों नहीं करती? देखो जरा, यहाँ इंग्रेडिएंट्स तक सही से अरेंज नहीं है और तुम्हें शो होस्ट करने का शौक है। यह कहकर वह जानबूझकर शू यान को नीचा दिखाती है और चली जाती है। शू यान सब सुनकर चुप रह जाती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर अभी जवाब दिया तो यह नौकरी भी हाथ से चली जाएगी। इसलिए वह मन ही मन गुस्सा दबाकर चुपचाप सह लेती है। बाद में वह डायरेक्टर के पास जाती है, लेकिन वहां से भी उसे सुनना पड़ता है, तुम चाहे जितना काम कर लो, लेकिन सच यह है कि अभी हमारे शो की रेटिंग ही ठीक नहीं चल रही। शू यान थोड़ी घबराई हुई थी। सर, मैं तो अपनी तरफ से जितना हो सके सब अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी सही से नहीं हो रहा। अभी मैंने सोचा था कि एक नए गेस्ट को बुला लूं। उनका नाम है चन्मा। डायरेक्टर थोड़ा हैरान होकर बोला, क्या उन्होंने आने के लिए हाँ कहा है? उनका तो बहुत बड़ा नाम है, क्या उन्होंने अपना शेड्यूल दिया है? शू यान झेंपते हुए बोली, नहीं सर, मैं अभी तक उनसे शेड्यूल नहीं ले पाई। इस पर डायरेक्टर गुस्से में कहता है, पहले उनसे शेड्यूल ले आओ, उसके बाद मुझसे बात करो। शू यान बार बार चन्मा को मेल करती है, लेकिन जवाब ही नहीं मिलता। वह घर पर बैठकर सोचती रहती है कि काश उनका नंबर मिल जाए।
तभी शेन वहां आता है और कहता है, ये लो उनका नंबर। शू यान हैरान होकर पूछती है, ये नंबर तुम्हें कैसे मिला? शेन मुस्कुराकर कहता है, चन्मा मेरे दोस्त हैं। मैंने पहले नहीं बताया था, लेकिन अब कोई बात नहीं। ये नंबर तुम इस्तेमाल करो। शू यान खुश होकर बोली, ओ थैंक यू सो मच, और शेन को गले लगा लेती है। शेन भी उसे कसकर हक करता है। तभी शू यान पूछती है, आज मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर गए थे ना? सब कुछ ठीक रहा ना? तुम्हारे मम्मी पापा को वो अच्छे लगे ना? शेन शांत स्वर में कहता है, उन्हें पसंद आए हों या न आए हों, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। इतना कहकर वह उसे फिर से हग और किस करता है। शू यान शर्माते हुए पूछती है, तो सच में तुम्हें मैं ही पसंद हूँ? शेन प्यार से जवाब देता है, हाँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। वह मुस्कुराकर पूछती है, और मुझ में तुम्हें सबसे क्या अच्छा लगता है? शेन बिना सोचे कहता है, मुझे तुम में सब कुछ पसंद है, और वह फिर से उसे हग और किस करता है। शू यान मन ही मन सोचती है, मुझे अच्छे से पता है कि एक पति से जो भी उम्मीदें होती हैं, वो सब इसमें पूरी होंगी। इसीलिए मैं हर हाल में इसे ही शादी करके पाना चाहती हूँ। इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करना पड़े। यही से उसकी यादों का एक फ्लैशबैक शुरू होता है, जब उसने पहली बार शेन को देखा और उनसे मुलाकात हुई थी। शू यान एक प्लांट शॉप में आती है, जहां बहुत ही रेयर और खास पौधे उगाए जा रहे हैं। वह वहां जाकर कहती है, सर, मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। क्या मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ? असल में शॉप का मालिक वही है, हमारा शेन। वह मुस्कुराकर कहता है, जरूर, लेकिन तुम्हें पौधों के बारे में ज्यादा पता नहीं है ना? शू यान तुरंत जवाब देती है, नहीं सर, मुझे सब कुछ पता है। फिर वह वहां के पौधों को अलग अलग तरह से व्यवस्थित करती है और उनके रूट्स को खूबसूरती से काटकर सजाती है। यह सब शेन ने पहले से नोट किया हुआ था। शेन फिर मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, तुम कल ही यहाँ काम शुरू कर सकती हो। लेकिन एक बात, अगर तुम यहाँ आ गए तो तुम्हारे शो की प्लानर वाली जिम्मेदारी कौन संभालेगा? शू यान मुस्कुराकर जवाब देती है, सर, आप जानते हैं मैं कौन हूँ। मैं ही उस चैनल के लिए इंटरव्यू लेने आई थी और इसलिए यहाँ पहुंची हूँ। मैंने कभी अपना रिज्यूमे नहीं दिया था, तो आप मुझे नहीं जानते। अब जब आप देख रहे हैं तो सब समझ में आ गया होगा। शेन थोड़ी हैरानी और मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, अच्छा प्रयास है, लेकिन मैं अभी भी इंटरव्यू नहीं दूंगा। शू यान ईमानदारी से कहती है, सर, मैं आपको धोखा देने नहीं आई, बस मैं आपसे बात करने का मौका चाहती थी। और फिर मुस्कुराती हुए कहती है, सॉरी, मैंने जिस तरह आपको अप्रोच किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन चाहे आप इंटरव्यू दे या न दे, मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं आपको एक गिफ्ट जरूर दूंगी। ये लीजिए, इसे रखिए। इंटरव्यू न देने पर भी कोई बात नहीं। गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत पुराने और मशहूर बॉटनिस्ट का कलेक्शन था। उनमें से एक खूबसूरत सिजर थी, जो पौधों को संभालने के लिए बनाई गई थी। शू यान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा ये आपको जरूर पसंद आएगा। इसके साथ ही एक फ्लैशलाइट दिखाया गया जब शू यान एक दुकान पर टेस्टिंग के लिए गई थी। वहां उसने देखा कि किसी ने मिट्टी नीचे गिरा दी थी और उसी के साथ एक छोटा सा सिजर भी गिरा। उसने तुरंत उठाकर दुकानदार लड़की को दिया। लड़की ने राहत की सांस लेकर कहा, अच्छा हुआ आपसे ये मिस नहीं हुआ। ये हमारे बॉस का फेवरेट है। वो एक मशहूर बॉटनिस्ट हैं और यह उनका रेयर कलेक्शन है। तब से ही शू यान को पता था कि यह चीज बहुत कीमती है। यह देखकर शेन बोला, लगता है तुमने मेरे बारे में काफी रिसर्च कर रखी है। लगातार इम्प्रेस कर रही हो। फिर शेन खुद भी एक पैकेट लेकर आया और बोला, ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, खोलकर देखो। शू यान ने पैकेट खोला तो उसने एक बोतल जैम निकली। वह हंसते हुए बोले, यह तो सच में कोई कोइंसिडेंस जैसा लग रहा है। शेन मुस्कुराया, नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है। जैसे तुम मुझे ध्यान से देखते हो, वैसे ही मैं भी तुम्हें देखता रहा हूं। जब कोई खूबसूरत लड़की रोज मेरी दुकान पर आती है, तो भला मैं उसे नोटिस किए बिना कैसे रह सकता हूं?
मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा है। उसमें तुमने लिखा था कि तुम्हारी दादी की नजर अब ठीक नहीं है, फिर भी वह फूल कब खिसबे है यह पहचान कर उन्हें सही समय पर तोड़ती भी और उससे जैम बनाकर तुम्हें देती भी। तुमने लिखा था कि उस जैम को देखकर तुम्हारा अकेलापन कम हो जाता है, इसलिए ही मैंने तुम्हें वही जैम गिफ्ट में दिया। यह सुनकर शिव यान चौंक गई। उसे बहुत अजीब लगा और वह सीधा घर लौट आई। तभी उसकी दोस्त का फोन आई, अपॉइंटमेंट मिला क्या? शिव यान बोली, नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं मिला, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो लड़का कैसे सब हैंडल कर लेता है। तभी उसे जोर की खांसी आ गई। दोस्त ने कहा, पहले अपनी तबीयत का ध्यान रखो और फोन कर दिया। शिव यान चुपचाप जैम को देखती रही। दूसरी ओर शेन अपने स्टोर में पौधे काटते समय वही कैंची इस्तेमाल कर रहा था और उसे बार बार शिव यान की याद आ रही थी। अगले दिन शिव यान काम पर पहुंची तो होस्ट ने गुस्से में डांट दी, तुम्हारा ये एटीट्यूड सही नहीं है। गेस्ट बुलाने के लिए कहा था, लेकिन तुम अब तक टिफी को भी नहीं ला पाए। अब और बहाने नहीं चलेंगे, अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। यह सुनकर शिव यान उदास हो गई। तभी अचानक शेन का मैसेज आया, आज मैं फ्री हूं, चाहो तो इंटरव्यू ले सकती हो, फ्रंट डेस्क पर आ जाना, शेन कंपनी में। तभी रिसेप्शनिस्ट ने बताया, हाँ, वे शेन परिवार के बड़े बेटे हैं और इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट। अगला मालिक भी वही होंगे। उसे मीटिंग हॉल में ले जाया गया। उसी समय शेन वहां एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। जैसे ही शेन उसे देखता है, पूरा ध्यान शिव यान पर लगा देता है। वहां मौजूद बाकी लोग भी सोचने लगे, ये लड़की कौन है जिसे सनइकदा ध्यान दे रहे हैं।